नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया ही था कि एक दिन अल्टरनेट चल रही क्लास, एक दिन आपको हिंदी साहित्य का वीडियो मिलेगा जिसमें इकाई 10 चल रहा है। अभी इकाई 10 का एक ही वीडियो हुआ है। और एक दिन आपको प्रथम प्रश्न पत्र का वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोगों ने इकाई 8 प्रारंभ किया है, ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें मैंने एक लेक्चर आपको दिया है, एक वीडियो आपको मिल चुका है, वो भी पब्लिक वीडियो था। और इकाई 8 का ये दूसरा पब्लिक वीडियो, दूसरा और अंतिम पब्लिक वीडियो है। अब इकाई 8 से कोई भी पब्लिक वीडियो नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को वीडियो मिलेगा जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं, जिन लोगों ने एडमिशन लिया है। तो आइए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का दूसरा लेक्चर देखते हैं। और अगर आप भी नए हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए या कॉल कर लीजिए। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप नहीं कर सकते हैं। तो आप फीस की जानकारी ले सकते हैं, सारी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं आप। तो आइए शुरू करते हैं। ICT भाग 2। भाग 2 की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो पहले लेक्चर में मैंने कंप्यूटर के बारे में आपको बता ही दिया था। कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में बता दिया था कि कौन से जनरेशन का होगा। ये सारी चीज़ कंप्यूटर के प्रकार नहीं हुआ था। कंप्यूटर का विस्तार क्या होगा, किस तरीके का होगा, कंप्यूटर की खोज सबसे पहले किसने की, प्रथम कंप्यूटर किसने बनाया, तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। और आइए अब शुरू करते हैं आज कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। मेमोरी एक इनपुट डिवाइस है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं ये मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। आज रात में 9:30 बजे इकाई 8 ICT यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी होगी। आप लोग ध्यान रखना, रात में 9:30 बजे लाइव क्लास में। तो मेमोरी एक इनपुट डिवाइस है जो डाटा को अस्थायी और अस्थायी रूप से संग्रह करने में पूरी तरह सक्षम होता है। मेमोरी जो होती है आपकी, वो 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसे मेन मेमोरी या मुख्य स्मृति कहा जाता है, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसे सहायक ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। जहाँ तक प्राइमरी मेमोरी की बात है तो ये प्राइमरी मेमोरी सीधे CPU के संपर्क में रहती है और यह मेमोरी अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित रहती है, जिसे लोकेशन या सेल कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को लोकेशन एक निश्चित बिट स्टोर होती है। लोकेशन में एक निश्चित बिट स्टोर होती है, जैसे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट आदि, कुछ इस प्रकार की। डेटा संग्रहण करने को लिखना कहा जाता है और डेटा प्राप्त करने को पढ़ना कहा जाता है। जो हमारे नए मेंबर्स हैं वो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, जो पुराने हैं वो तो कॉपी पेन लेकर बैठते ही हैं, तो आप लोग लिखते भी चलिएगा। तो प्राइमरी मेमोरी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, मुख्य मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो इस मेमोरी में डेटा जो संग्रहण होता है उस डेटा संग्रह को लिखना कहा जाता है और डेटा प्राप्त करने को पढ़ना कहा जाता है। यह मेमोरी मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर के रूप में होती है। इसमें IC का उपयोग किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। मैंने IC का फुल फॉर्म भी बताया था और यह भी आपको बताया था कि IC सिलिकॉन चिप होती है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखना कि ये जो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कह सकते हैं, मुख्य मेमोरी कह सकते हैं, मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर के रूप में होती है और इसमें IC का उपयोग किया जाता है जो सिलिकॉन की बनी होती है। मुख्य मेमोरी में आइए हम लोग देखते हैं, अस्थायी मेमोरी भी होती है और अस्थायी मेमोरी भी होती है। अस्थायी मेमोरी में कौन कौन से हैं यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है।
अस्थायी मेमोरी में आपके आते हैं रोम, प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। यह अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। कई बार रोम का भी पूरा नाम पूछ लिया गया है, रीड ओनली मेमोरी। रोम आप लिख लीजिए, रीड ओनली मेमोरी, लिख लिया, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। तो जो रीड ओनली मेमोरी है, इसमें संग्रहित सूचना जो होती है वो स्वयं नष्ट नहीं होती, क्योंकि ये अस्थायी है, परमानेंट है। इसमें बदलाव भी नहीं किया जा सकता, जैसे का तैसा स्टोर रहता है जब तक आप इसे डिलीट ना करें तब तक। तो ये कंप्यूटर निर्माण के समय ही स्थापित कर दी जाती है। जब कंप्यूटर बनाया जाता है उसी वक्त आप देखेंगे कि इसकी स्थापना की जाती है, यानी रोम उसमें पड़ा होता है। कंप्यूटर इनको केवल पढ़ सकता है, आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। और अगर अचानक कोई चीज़ आप टाइप कर रहे हैं और लाइट चली गई, तो भी जो आपने टाइप किया है वो उसमें स्टोर हो जाएगा। यानी रोम के अंदर डेटा संग्रहित करने को बर्निंग ऑफ डाटा भी कह सकते हैं, बर्निंग ऑफ डाटा भी कह सकते हैं। अब अगर अस्थायी मेमोरी के और भी उदाहरण आप देखें तो हार्ड ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, फ्लॉपी डिस्क है या फ्लॉपी ड्राइव है, और सीटीडी है, डीवीडी है, ऑडियो टेप है। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये सब रोम के अंतर्गत आएगा। और रोम के ही अंतर्गत आप देखेंगे प्रोम आता है। प्रोम का पूरा नाम क्या है? आप लिख लीजिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लिख लिया। इस मेमोरी में किसी भी प्रोग्राम को केवल एक बार स्टोर किया जा सकता है, और एक बार स्टोर हो गया तो स्टोर होने के बाद प्रोम में जो भी आपने स्टोर कर दिया है उसे ना तो आप हटा सकते हैं और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकते हैं। वैसे ई प्रोम की अगर बात करें तो ई प्रोम का पूरा नाम है इरेजेबल। आप लिख लें, ई प्रोम का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूं कि आप जरूर लिख लें। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम। इसमें आईसी लगी होती है, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सिलिकॉन की बनी होती है। इस आईसी में संचित किया गया जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उन अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से केवल इसे मिटाया जा सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से ही केवल इसे मिटाया जा सकता है, इसमें जो भी आप स्टोर करेंगे। और डबल ई प्रोम की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लिख लिया। अब इसमें किसी भी चीज को संशोधित करने के लिए या डिलीट करने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे ई प्रोम में होती है कि अल्ट्रावायलेट रेज की आवश्यकता होती है, उसके द्वारा मिटाया जा सकता है। लेकिन इसमें किसी भी अन्य उपकरण की जरूरत नहीं होती है और इसमें संशोधित किया जा सकता है। इसको फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, लिख लीजिए। डबल ई प्रोम को फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, लिख लिया। डबल ई प्रोम को फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, FLASH, फ्लैश, फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। अब वही बात अगर कैश की करें तो कैश मेमोरी डेटा प्राप्त करने की इसमें जो गति होती है वो CPU के डेटा के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग की गति से बहुत ही धीमी होती है।
यानी सीपीयू से अगर तुलना करें तो इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू से बहुत कम होती है। और इसी जो अवरोध है, जो रुकावट है, जो बाधा है, उसी को दूर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में बहुत ही तीव्र स्मृति होती है कैश की, और इसी को कैश स्मृति भी कहा जाता है। खैर इसके बारे में इतना ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है, तो बस इतना आप जानिए कि प्राइमरी मेमोरी के तहत कैश भी आता है, बस सिंपल तरीके से आप जानिए। अब आइए यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग अस्थायी मेमोरी यानी रैम की। रैम का भी पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, RAM, रैम। इसका पूरा नाम लिख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी क्या है? तो ये भी एक प्राइमरी मेमोरी है। इसे भी मुख्य मेमोरी कहा जाता है, यानी जितनी भी प्राइमरी मेमोरी है उन्हें क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी कहा जाता है। तो इसे भी मुख्य मेमोरी कहा जा सकता है, लेकिन ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, ये अस्थायी मेमोरी नहीं है, बल्कि अस्थायी है, जिसको संग्रहित रखने के लिए कंटिन्यू विद्युत ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यानी अगर बीच में आप कोई चीज टाइप कर रहे हैं, बीच में लाइट चली जाती है, तो रैम में स्टोर नहीं होगा, यानी ये अस्थायी मेमोरी है। यानी जैसे ही कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उसमें जो डायरेक्शंस होते हैं, डायरेक्शंस का जो समूह होता है वो हार्ड डिस्क से रैम पर कॉपी हो जाता है, और जैसे ही कंप्यूटर बंद किया जाता है गायब हो जाता है। तो ये किस में होगा? ये रैम में होगा। और ये जो रैम होता है, रैम आपका दो प्रकार का होता है, डायनेमिक रैम होता है और स्टैटिक रैम होता है। डायनेमिक रैम की अगर बात करें तो डायनेमिक रैम की जो लाइफ साइकिल होती है, जो जीवन काल होता है, वो स्टैटिक से कम होता है और इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जैसे कोई चीज़ अगर नहीं आ रही है तो आप क्या करते हैं? कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो तुरंत क्या करते हैं? रिफ्रेश करते रहते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं तो वो आ जाता है। तो ये रिफ्रेश जो करने की प्रक्रिया है वो किसके तहत होती है? तो ये होती है डायनेमिक रैम के तहत। जबकि अगर स्टैटिक रैम की बात करें तो स्टैटिक रैम में आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी लाइफ साइकिल अधिक होती है, दीर्घ समय तक रहता है। अब आइए बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी में आप देखेंगे कि सहायक मेमोरी के कुछ भाग इस प्रकार हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, CD रोम, DVD और पेन ड्राइव। ये सब क्या हैं? ये सब आपके ऑक्सिलरी मेमोरी हैं, यानी सहायक स्मृति। अगर फ्लॉपी डिस्क की बात की जाए तो इसे FDD भी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क को FDD भी कहा जाता है। अब अगर हो सकता है कि कभी आपसे FDD का फुल फॉर्म क्या है पूछ ले, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यानी FDD भी इसे कहा जाता है। यह ठोस चुंबकीय प्रणाली पर आधारित होती है। फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो ठोस चुंबकीय प्रणाली पर आधारित होता है। आप लिख लें, फ्लॉपी डिस्क ठोस चुंबकीय प्रणाली पर आधारित होता है और इसकी क्षमता, आप इसकी क्षमता लिख लें, फ्लॉपी डिस्क की क्षमता 360 केबी से यानी किलोबाइट, 360 केबी से 1.44 MB यानी मेगाबाइट, 360 केबी से 1.44 मेगाबाइट यानी MB होता है। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का डाटा स्टोरेज डिवाइस है जिसे पहली बार 1969 में बनाया गया। फ्लॉपी डिस्क कब बनाया गया? तो ध्यान रखना 1969 ईस्वी में बनाया गया, और इसी वर्ष यानी 1969 ईस्वी में भी इंटरनेट सेवा की शुरुआत भी हुई। फ्लॉपी डिस्क कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्यतः अगर मिनी फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो मिनी फ्लॉपी डिस्क आपका 5.25 इंच का होता है। मिनी फ्लॉपी डिस्क
2.25 इंच का होता है, जबकि माइक्रो फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करें तो माइक्रो फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच का होता है। वहीं अब अगर हम लोग हार्ड डिस्क की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें तो ये सबसे बड़ा डाटा स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस है, यानी सेकेंडरी मेमोरी में। ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए कि सेकेंडरी मेमोरी में सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, तो हार्ड डिस्क होता है। सर्वप्रथम 1956 ईस्वी में, कब, तो 1956 ईस्वी में IBM कंपनी के द्वारा, IBM कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था। यानी हार्ड डिस्क को सर्वप्रथम कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना कि सर्वप्रथम हार्ड डिस्क को 1956 ईस्वी में IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया। और इस हार्ड डिस्क की जो क्षमता होती है वो 20 से लेकर 80 GB तक होती है। 20 से लेकर 80 GB यानी गीगाबाइट। हार्ड डिस्क की क्षमता 20 से लेकर 80 GB तक होती है, लेकिन 20 से लेकर 80 GB तक होती थी। लेकिन वर्तमान में जो हार्ड डिस्क बनाया गया उसकी अधिकतम क्षमता 1.5 टेराबाइट है। 1.5 टेराबाइट है। वर्तमान में बनाई गई जो हार्ड डिस्क है उसकी क्षमता 1.5 टेराबाइट है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हार्ड डिस्क की अधिकतम क्षमता कितनी होती है या अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो 1.5 टेराबाइट। अभी तक 1.5 टेराबाइट से अधिक स्टोरेज क्षमता की डिवाइस हार्ड डिस्क नहीं बनी है, तो आप इसे लिख सकते हैं। और अगर इसके रोटेशन की बात करें, हार्ड डिस्क के रोटेशन की बात करें तो 4500 से लेकर 7200 रफ्तार इसकी प्रति सेकंड होती है। 4500 से 7200। खैर रोटेशन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पूछी जा सकती है। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, तो 1.5 टेराबाइट, यानी अधिकतम संग्रहण क्षमता 1.5 टेराबाइट है। अब इसके बाद ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसी प्रकार से आपका मैग्नेटिक टेप भी होता है। हाँ, CD रोम की अगर बात करें तो CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, पूरा नाम पहले लिख लीजिए CD रोम का, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD रोम। तो प्लास्टिक CD रोम जो होती है, प्लास्टिक CD रोम के भीतर प्रकाश को परावर्तित करने वाली एक पतली एल्युमिनियम की परत होती है। अब प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि CD रोम में प्रकाश का परावर्तन या में प्रकाश के परावर्तन के लिए किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है, तो एल्युमिनियम की। आप कहेंगे ये तो बहुत डीप प्रश्न पूछ लिया गया। ऐसा नहीं है, आप पढ़िए, किसी चीज को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप देखिए 50 में से आपके 35 प्रश्न तो सही होंगे ही होंगे, जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने सीरियसली इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया और जो अलग से बताया जा रहा है उसे आपने अगर नोट कर लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 35-40 प्रश्न करना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन आप लोग प्रथम प्रश्न पत्र को हल्के में लेते हैं और सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए आपका JRF नहीं हो पाता है। JRF में अगर अहम रोल देखें तो अहम रोल प्रथम प्रश्न पत्र का है, कम मेहनत में अधिक मार्क्स आ सकते हैं। तो जो CD रोम होता है, CD रोम में प्रकाश को परावर्तित करने के लिए एक पतली एल्युमिनियम की परत होती है। वहीं DVD की अगर बात करें, DVD की अगर बात करें तो DVD का पूरा नाम क्या है, डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से आपको DVD मिलेगा।
डीवीडी प्रकाशीय संग्रह तकनीक पर आधारित भंडारण युक्त होती है। डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप लिख लीजिए, डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी यानी भंडारण क्षमता, डीवीडी की भंडारण क्षमता 4.5 जीबी से लेकर 4.5 जीबी से 20 जीबी तक होती है। 4.5 जीबी से लेकर 20 जीबी तक इसकी भंडारण क्षमता होती है डीवीडी की। ठीक उसी तरीके से पेन ड्राइव भी होता है। तो आपने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी देखा। यहाँ जो आप देख रहे थे कि इतने जीबी, इतने एमबी, इतने केबी, इससे भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो कहीं पर आप लिख लें। खैर, जो ऑनलाइन मेंबर्स हैं उन्हें तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वीडियो के बाद में हम आपको भेज ही देंगे ये पीडीएफ, तो पीडीएफ आपके पास रहेगा, तो आप उसी में पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 8 बिट में 1 बाइट होते हैं। 1 बाइट बराबर होता है 1 अक्षर या 1 अंक के। जैसे कंप्यूटर में आपने लिखा 1, या कंप्यूटर में लिखा आपने 5, या कंप्यूटर में आपने लिखा 9, तो ये जो लिखा आपने ये 1 बाइट होता है। या आपने कंप्यूटर में लिखा क, या कंप्यूटर में आपने लिखा त, तो ये कोई एक अक्षर या 1 अंक लिखा जाए तो उसकी जो साइज होती है वो 1 बाइट होती है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होती है। 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होती है। 1024 मेगाबाइट में 1 किलोबाइट होती है। 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होती है। 1024 टेराबाइट में 1 पीटाबाइट होती है। और 1 पीटाबाइट में 1 एक्साबाइट होती है। 1024 एक्साबाइट में 1 जीटाबाइट होती है। और 1024 जीटाबाइट में 1 योटाबाइट होती है। 1024 योटाबाइट में 1 ब्रोंटोबाइट होती है। और 1024 ब्रोंटोबाइट में 1 जियोबाइट होती है। तो इस इकाई को भी आपको याद रखना है, इस यूनिट को भी याद रखना है आपको, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट रूप में इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आइए बात करते हैं मार्क फर्स्ट। 1937 ईस्वी में विश्व का प्रथम कंप्यूटर मार्क फर्स्ट बना था। वहीं भारत में कंप्यूटर का विकास 1955 ईस्वी में आरंभ हुआ। सिद्धार्थ भारत का प्रथम कंप्यूटर था। सुपर कंप्यूटर की बात नहीं हो रही, इस चीज को ध्यान रखना। भारत में कंप्यूटर का विकास 1955 ईस्वी में आरंभ हुआ। सिद्धार्थ भारत का प्रथम कंप्यूटर था। वहीं 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस तिथि को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वहीं डगलस एंजल बट की बात कर लेते हैं। डगलस एंजल बट माउस के ही जन्मदाता नहीं, यानी प्रश्न यह है कि कंप्यूटर में जो आप माउस इस्तेमाल करते हैं उस माउस के जन्मदाता कौन है। तो माउस के जन्मदाता डगलस एंजल बट हैं। इसके अलावा डगलस एंजल बट ने ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पर भी शुरुआती काम किए थे। प्रारंभ में माउस को बग नाम से जाना जाता था और ये एक इनपुट डिवाइस है, आपको इसके बारे में पता है। लेकिन ये बताइए, डगलस एंजल बट ने जो बनाया माउस, तब उसे माउस नहीं कहा जाता था, बल्कि उसे क्या कहा जाता था, बग के नाम से जाना जाता था। लेकिन कब इसे माउस नाम दिया गया, जो आज आप वर्तमान में माउस कहते हैं, इसका पहले नाम यानी डगलस एंजल बट के समय इसका नाम बग था। मैं आपको बताऊं, स्टैफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जब बग को बनाया, यानी डगलस एंजल बट के बाद जब इसका विकास होने लगा और बहुत सारी कंपनियों द्वारा बनाया जाने लगा बग, तो स्टैफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो बग बनाया उसका आकार इतना छोटा था
और इस आकार का था जैसे कि माउस, और तभी से ही इसका नाम पड़ गया माउस। यानी माउस किस कंपनी द्वारा, बग का नाम माउस किस कंपनी के द्वारा दिया गया, तो हम कह सकते हैं स्टैफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब याद रहेगा आपको, स्टैफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर के प्रकार की बात करते हैं। अगर आकार के आधार पर देखें तो आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। 4 प्रकार में आप देखेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर जिसकी क्षमता 32 से लेकर 64 बाइट होती है। इसे आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन अ चिप के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन अ चिप के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी क्षमता माइक्रो कंप्यूटर की 32 से 64 बाइट होती है। दूसरा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसे आप देखेंगे तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसकी क्षमता है 10 मेगाबाइट से 50 मेगाबाइट। 10 मेगाबाइट से 50 मेगाबाइट। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैं आपको बता दूं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो उपयोग होता है अधिकतर बड़ी कंपनियों में होता है, जैसे बैंक में भी होता है, डिफेंस इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ पर होता है, स्पेस रिसर्च जो सेंटर होते हैं वहाँ पर भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। वहीं अगर मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मिनी कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 10 केबी से लेकर 50 केबी तक होती है। 10 केबी से लेकर 50 केबी तक होती है। वहीं सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो 50 एमबी से अधिक की जो क्षमता होती है, 50 एमबी से अधिक की जो क्षमता होती है उन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है, या अगर आपसे कहा जाए कि सुपर कंप्यूटर किसे कहेंगे, तो जिनकी मेमोरी स्टोरेज 52 एमबी से अधिक हो और कार्य करने की क्षमता 500 मेगा फ्लॉप्स हो, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। 500 मेगा फ्लॉप्स हो, कार्य करने की क्षमता कितनी होनी चाहिए? तो 500 मेगा फ्लॉप्स होनी चाहिए। फ्लॉप्स। अब यहां पर फ्लॉप्स क्या है? हो सकता है कि आपको फ्लॉप्स का पूरा नाम ना पता हो, यानी जिनकी मेमोरी स्टोरेज 52 एमबी से अधिक हो और कार्य करने की क्षमता 500 मेगा फ्लॉप्स हो, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। फ्लॉप्स होता है, आप फ्लॉप्स का पूरा नाम पहले लिख लीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि आपको फ्लॉप्स आता ही नहीं है। फ्लॉप्स का पूरा नाम पूछ लिया गया तो दिक्कत होगी। फ्लॉप्स का पूरा नाम लिख लीजिए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये होता है फ्लॉप्स। यानी सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो फ्लॉप्स में मापी जाती है। आप ये भी लिख सकते हैं, सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है। यानी अगर कंप्यूटर की क्षमता 500 मेगा फ्लॉप से अधिक हो, 500 मेगा फ्लॉप्स हो, तो उसे सुपर कंप्यूटर कहा जाएगा। अब कंप्यूटर में सुपर शब्द का इस्तेमाल किसने किया सबसे पहले? अगर ये देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
1920 ईस्वी में सुपर कंप्यूटर का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में न्यूयॉर्क का एक न्यूज़पेपर था, वर्ल्ड न्यूज़पेपर ने IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया टेबुलेटर्स के लिए किया। IBM कंपनी द्वारा बनाया गया टेबुलेटर्स के लिए किया था। यानी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस कंप्यूटर के लिए सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो टेबुलेटर्स IBM कंपनी द्वारा बनाया गया टेबुलेटर्स कंप्यूटर के लिए 1920 ईस्वी में सर्वप्रथम न्यूयॉर्क का वर्ल्ड न्यूज़पेपर ने सुपर कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल किया था। ये तो बात विश्व की हो गई। अगर बात भारत की जाए तो भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिया गया फिर क्या करेंगे आप? तो भारत के, मैं आपको बता दूं, आप लिख रहे हैं तो आप लिख लें कि भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग भटकर थे। विजय पांडुरंग भटकर, लिख लिया होगा आपने कि भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग भटकर थे। विजय पांडुरंग भटकर, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय पांडुरंग भटकर। और सुपर कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और किस कंप्यूटर के लिए किया गया, और सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है किस में मापी जाती है, ये भी बात हम लोगों ने कर ली। सुपर कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, कार्य करने की क्षमता कितनी होती है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होगा? तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होंगे। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो इस प्रकार के कंप्यूटर में वेरिएबल को सतत रूप से भौगोलिक मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे आप देखते हैं टेम्परेचर, यानी तापमान है, दाब है, लंबाई है, ऊंचाई है, इनको मापा जाता है। इनको मापकर उनके परिमाप को अंक में व्यक्त किया जाता है। इनकी गति काफ़ी धीमी होती है, इसलिए इनका प्रचलन जो होता है वो विशुद्ध रूप से बहुत कम ही हो पाता है। जैसे आप देखेंगे कि पेट्रोल पंप पर आप जाते हैं, पेट्रोल पंप पर जो कंप्यूटर लगा होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर होता है क्योंकि पंप से जो पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल निकलने की मात्रा को मापता है एनालॉग कंप्यूटर, और इसके बाद उसको लीटर में दर्शाता है, और लीटर में दर्शाने के साथ साथ उसकी मूल्य की गणना करके स्क्रीन पर दिखाता है। तो पेट्रोल पंप पर कौन सा कंप्यूटर लगा होता है? एनालॉग कंप्यूटर लगा होता है, जिसके स्क्रीन पर आप देखते हैं हमेशा स्क्रीन पर, जैसे आपने 50 रुपए का तेल डलवाया तो उसमें तुरंत आ जाएगा कितने लीटर आपको मिला और कितने रुपए का हो गया। ये सारी चीजें उसमें पूरी लिखी होती हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक जो साधारण घड़ी होती है, जो इलेक्ट्रिक घड़ी होती है, जिसपे आप देखते हैं कि अक्षर अंकित होते रहते हैं। समय को देखा और वो अक्षरों में अंकित कर दिया। या वाल्टमीटर, या वाहनों में जो स्पीडोमीटर लगा होता है जिसमें अंक में शो किया जाता है, तो ये सब क्या है? एनालॉग कंप्यूटर ही है। वहीं अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर में जो गणना होती है वो बाइनरी सिस्टम पर आधारित होती है, या बाइनरी पद्धति पर आधारित होती है, जिसको आप बिट्स कहते हैं। इसमें बिट्स का प्रयोग किया जाता है। यानी जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर हैं, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, चाहे मेनफ्रेम कंप्यूटर हो, चाहे वर्क स्टेशन कंप्यूटर हो, तो जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो सब के सब डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हाइब्रिड कंप्यूटर की बात की जाए तो हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग का ही मिश्रित रूप है। डिजिटल
और एनालॉग का ही मिश्रित रूप हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो इस तरीके से आपने देखा अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। अब माइक्रो कंप्यूटर में आपके लैपटॉप आएंगे, नोटबुक आएगा, पॉम टॉप आएगा, आईपैड आएगा, आईपॉड आएगा और टैबलेट कंप्यूटर। ये सारे कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर के तहत आते हैं। अब आते हैं जैविक कंप्यूटर पर। जैविक कंप्यूटर क्या है? जैविक कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो वेंजमान विज्ञान संस्थान इजराइल के वैज्ञानिक यहूड सोप्रियो के नेतृत्व में प्रथम जैविक कंप्यूटर विकसित किया गया। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम जैविक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे, या प्रथम जैविक कंप्यूटर कहाँ बनाया गया? तो प्रथम जैविक कंप्यूटर वेंजमान विज्ञान संस्थान इजराइल में बनाया गया। प्रथम जैविक कंप्यूटर किसने बनाया? तो यहूड सोप्रियो ने बनाया। यह नैनो कंप्यूटर जीवित प्रणाली पर कार्य करता है जिसमें डीएनए का प्रयोग किया जाता है। इसमें डीएनए चिप होती है, सिलिकॉन चिप नहीं होती है। मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पर सिलिकॉन चिप नहीं होती है कि बाय द वे अगर 1 2 3 4 करके पॉइंट में प्रश्न पूछ लिया जाए और कहीं वहीं पर आपको यह लिखा मिल जाए कि जैविक कंप्यूटर और के बारे में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, और उसमें लिखा हो इसमें छोटी सी सिलिकॉन चिप का प्रयोग होता है। जहां छोटी सी शब्द आपको मिला तुरंत आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा हो सकता है छोटी सी चिप लगी होती हो, लेकिन नहीं, उसमें सिलिकॉन चिप का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। सिलिकॉन चिप की जगह पर इसमें डीएनए चिप का प्रयोग किया जाता है और यह एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में कार्य करती है एवं जैविक अणुओं द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती है। अब आइए क्वांटम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। यह कंप्यूटर प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है जिसमें क्वांटम कणों द्वारा आंकड़ों का संग्रहण और संसाधन किया जाता है। इन कणों को क्यूबिट्स कहते हैं। किन कणों को? तो क्वांटम कणों को क्यूबिट्स कहते हैं। अब यहां पर प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि क्यूबिट्स शब्द का प्रयोग किस प्रकार के कंप्यूटर में होता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स शब्द का प्रयोग होता है। ये क्यूबिट्स पेयर के रूप में होते हैं। इनके द्वारा भौगोलिक मानचित्र को 100% शुद्ध बनाना संभव है। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि किस प्रकार के कंप्यूटर के द्वारा जियोग्राफिकल मैप 100% शुद्ध बनाया जा सकता है। तो क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा। अब आइए कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन कई जगह पर आपको 3 प्रकार की लैंग्वेज मिलेगी, यानी मशीन कोड लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें से जो मशीन कोड लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होता है ये लो लेवल लैंग्वेज कहलाता है और शेष हाई लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं। मशीन कोड लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इसके ऊपर आइए हम लोग बात करते हैं। मशीन यानी मशीनी कूट भाषा। इस भाषा में प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं, आदेश कोड यानी ऑपरेशन कोड और स्थिति कोड यानी लोकेशन कोड। इन दोनों को 0 और 01 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है, यानी इसे सिर्फ और सिर्फ मशीन के द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। जैसे आपको मैं उदाहरण बताऊं, आप गूगल मैप पे जाइए और अगर किसी को आपको लोकेशन अपनी सेंड करनी हो, जिस लोकेशन पर होंगे, अगर आप उसको अपनी लोकेशन सेंड करेंगे गूगल मैप के द्वारा, तो आप देखेंगे उसमें नंबर आएगा 0 1 2 5 6 कुछ ऐसे, यानी अंक आएंगे। लोकेशन लिख कर नहीं आएगा, उसमें लोकेशन की जगह पर आपको अंक आएंगे, अंक दिखाई देंगे और जैसे ही अंक पर वो व्यक्ति क्लिक करेगा तुरंत गूगल मैप खुल जाएगा। यानी जो लोकेशन कोड होता है वो लोकेशन कोड 01 के क्रम में
यानी अंकों के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है, समूह बनाकर और व्यक्त करता है। इसे सिर्फ और सिर्फ मशीन ही समझ सकती, इसलिए इसे मशीनी कोड लैंग्वेज कहा जाता है। अब आइए असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज ये होता है कि भाषा को सरल बनाने के लिए, भाषा को याद रखने के लिए असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जिसे नेमोनिक कोड भी कहा जाता है। यानी असेंबली लैंग्वेज को और किस नाम से जाना जाता है तो नेमोनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी प्रश्न बनने की संभावना है। नेमोनिक कोड किसे कहते हैं तो असेंबली लैंग्वेज को कहते हैं। जैसे जो सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन को SUB से व्यक्त कर दिया गया, ये क्या है? असेंबली लैंग्वेज है। जैसे एड्रेस है आपका, एड्रेस को ये DD से शो कर दिया गया, ये नेमोनिक कोड है या असेंबली कोड है। या जंप को JMP शब्द द्वारा व्यक्त कर दिया गया। तो इस तरीके से भाषा को सरल बनाने के लिए छोटा कर दिया गया और उसे कहा गया असेंबली लैंग्वेज। ऐसे अब आइए उच्च स्तरीय भाषा की बात करते हैं। अभी तो हम लोगों ने लो लेवल लैंग्वेज की बात की, अब हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। इसके विकास का श्रेय सबसे पहले IBM कंपनी को जाता है, क्योंकि IBM कंपनी ने ही सर्वप्रथम फॉर्ट्रान नाम का हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि निम्न में से प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है? तो फॉर्ट्रान सर्वप्रथम हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, क्योंकि IBM कंपनी के द्वारा सबसे पहले फॉर्ट्रान बनाया गया। और फॉर्ट्रान का पूरा नाम क्या है तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जिसका प्रयोग मैथ्स यानी गणित में किया जाता है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी फॉर्ट्रैन हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका विकास IBM कंपनी के JW वेकम ने 1957 ईस्वी में किया था। 1957 ईस्वी में किया था। और इसी के बाद हम लोग बात करें कोबोल की, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस भाषा के सक्रिय के लिए किए गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं, और कई पैराग्राफ मिलकर सेक्शन बनते हैं और कई सेक्शन मिलकर डिवीजन बनते हैं। यानी ये किसके तहत आएगा तो कोबोल के तहत आएगा। वहीं अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक का पूरा नाम क्या होगा ये पूछा जा सकता है, यानी वैगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसे भी आप लिख लें। एल्गोल यानी एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, पास्कल, कोमोल, लोगो, प्रोलॉग, फोर्थ, C++, ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो इन्हें आप जरूर नोट कर लें कि निम्न में से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग जरूर नोट कर लें। ये सब है हाई लेवल लैंग्वेज। अब आइए बात कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। दो या अधिक कंप्यूटर को एक कंपनी, एक शहर, एक देश के विभिन्न स्थानों को जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क कुछ इस प्रकार होते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम भी पूछा गया है एक बार, तो ध्यान रखना, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी क्षमता होती है 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के रेंज तक कंप्यूटर को आपस में जो जोड़ा जाता है, जो नेटवर्क होता है, उसे लैन कहा जाता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का रेंज कितना होता है तो 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक। इसमें 100 से लेकर 1000 कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है। लैन दो प्रकार का होता है। तारों की मदद से जोड़े गए लैन को ईथरनेट तकनीक कहते हैं, जबकि दूसरा नेटवर्क वाईफाई होता है। यानी लैन के तहत वाईफाई किसके तहत आएगा तो लैन के तहत आएगा। लैन दो प्रकार का होगा, ईथरनेट तकनीकी और वाईफाई तकनीकी। वहीं मैन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी बड़े बड़े महानगरों में आप देखेंगे मैन का प्रयोग किया जाता है, जो 100 किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में होती है। यानी इसकी जो भौगोलिक सीमा होती है वो कितनी होती है तो 100 किलोमीटर तक होती है। वहीं वान की बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क,
किसी देश, महाद्वीप या विश्व के कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो वाइड एरिया नेटवर्क के तहत होती है। जैसे भारत के समस्त बैंकों का नेटवर्क या रेलवे का नेटवर्क, हवाई जहाज का नेटवर्क, हवाई जहाज का जो आरक्षण होता है उसका नेटवर्क, यानी रेल का जो आरक्षण होता है, सैन्य विभाग का नेटवर्क, ये सब वाइड एरिया नेटवर्क के तहत काम करते हैं। वहीं पैन की बात करें यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो ये 10 मीटर से लेकर 100 मीटर के रेंज में होता है। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, ये पूरा नाम इसका पूछा जा सकता है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। WLL वायरलेस लोकल लूप या वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरपेट्रोबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस, तो इनका पूरा नाम पूछा जा सकता है, इसलिए इन सबको आपको ध्यान में रखना है। अब आइए नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का कौन कौन सा होगा? स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। नाम से ही आपको पता होगा। अगर स्टार टोपोलॉजी की बात करें यानी एक कोई सेंटर में यहाँ बना दिया गया और बाकी इसके चारों तरफ और अलग से कंप्यूटर लगा दिए गए। अब अगर इनको जोड़ना है, इनको ऐसे अगर जोड़ना है, इनको जोड़ना है तो इनसे क्या बन जाएगा? एक तरीके से इससे स्टार बन जाएगा और इसका नाम दे दिया गया स्टार टोपोलॉजी। यानी इसमें किसी एक नोड को होस्ट या केंद्रीय हब बनाया जाता है और शेष कंप्यूटर इसी में जोड़ दिए जाते हैं, इसे कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी। वहीं बस टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें ट्रांसमिशन लाइन द्वारा सारे नोड जुड़े होते हैं, इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से किस टोपोलॉजी को ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। तो बस टोपोलॉजी को ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। लैन में इसी टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि लैन में किस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे कि लैन में यानी लोकल एरिया नेटवर्क, लैन में ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है या बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो जो बस टोपोलॉजी होती है इसी के दोनों अंत बिंदुओं को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो रिंग बन जाएगा और नाम दिया गया रिंग टोपोलॉजी। और जब रिंग टोपोलॉजी होगा तो इसमें सूचनाओं का जो संचरण होगा वो एक ही दिशा में होता है, ना कि दोनों तरफ से। यानी जैसे आप देखते हैं माइक, मान लिया माइक आपके हाथ में, एग्जाम्पल आप ले, उदाहरण आप ले लीजिए कि माइक आपके हाथ में है, तो आप जो बोलेंगे जो सूचना होगा उस सूचना का प्रसारण होगा और एक ही तरफ से आपकी सूचना जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ से बोलेगा उधर से लाउड स्पीकर से और आप तक आवाज आएगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप बोल रहे हैं और एक ही तरफ से सूचनाओं का प्रसारण हो रहा है। तो रिंग टोपोलॉजी में सूचनाओं का जो संचरण होता है वो एक ही दिशा में होता है। अब ट्री टोपोलॉजी की अगर बात करें तो ये बस और स्टार टोपोलॉजी का मिश्रण है। इसके तहत इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट का उपयोग किया जाता है। इसमें लैन, मैन, वैन को मिलाकर एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। तो ये होगा ट्री टोपोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद आगे जो भाग 3 होगा यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भाग 3 होगा। अब वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑनलाइन मेंबर्स को मिलेगा, वीडियो पब्लिक नहीं होगा। और हम लोग उसमें बात करेंगे जो सोशल जितने भी नेट साइट हैं, जैसे यूट्यूब की बात करें तो 2005 में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा? तो स्टीव चैन, चाड हार्ले, जावेद करीम, इन लोगों ने मिलकर यूट्यूब की स्थापना 2005 में की। वैसे गूगल की बात करेंगे कि इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई। गूगल का प्रारंभिक नाम क्या था? शायद सभी लोगों को ना पता हो, बैकरब। गूगल का प्रारंभिक नाम क्या था? तो प्रारंभिक नाम इसका था गूगल का बैकरब। बैकरब गूगल का प्रारंभिक नाम था और इसके संस्थापक लेरी पेज और सेंगे विन थे। वहीं ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? यह प्रथम लैपटॉप के डिजाइन करता कौन थे? प्रथम लैपटॉप था कौन? फेसबुक के संस्थापक कौन थे? याहू के संस्थापक कौन थे? किस वर्ष इसकी स्थापना हुई? तो ये सारी बात जितनी भी सोशल नेटवर्किंग की बात है तो इन सब की बात
कल के क्लास में हम लोग करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब की भी बात हम लोग करेंगे, जीपीएस सिस्टम की भी बात करेंगे, इसी में वेब ब्राउज़र की बात करेंगे, होम पेज की बात करेंगे, वेबसाइट की बात करेंगे। तो ये आपका जितना ईमेल है या जितने भी प्रकार के पोर्टल्स होते हैं उन सब की बात हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, जो नए लोग हैं, बिल्कुल ऊपर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्या फीस है, सारी चीज़ आप डिटेल जान सकते हैं। तो कल हम लोग मिलेंगे साथ में 9:30 बजे की क्लास आप लोग ना भूलिएगा, जिसमें आईसीटी से संबंधित प्रश्नोत्तरी होगी।